मेरे पथ पर शूल बिछाकर दूर खड़े मुस्काने वाले, दाता ने संबंधी पूछे, पहला नाम तुम्हारा लूँगी। आंसू आहें और कराहें, ये सब मेरे अपने ही हैं। आंसू आहें और कराहें, ये सब मेरे अपने ही हैं। चांदी मेरा मोल लगाए, शुभ चिंतक ये सपने ही हैं। मेरी असफलता के चर्चे घर घर तक पहुंचाने वाले, मेरी असफलता के चर्चे घर घर तक पहुंचाने वाले, वरमाला यदि हाथ लगी तो इसका श्रेय तुम्ही को दूंगी। और सुनिए, जो आप लोग आजकल बहुत निगेटिव हो गए हैं। मैंने चरण धरे जिस पथ पर वही डगर बदनाम हो गई। मैंने चरण धरे जिस पथ पर वही डगर बदनाम हो गई। मंजिल का संकेत मिला तो बीच राह में शाम हो गई। मंजिल का संकेत मिला तो बीच राह में शाम हो गई। जन्म जन्म के साथी बनकर, जन्म जन्म का साथी बनकर मुझसे नज़र चुराने वाले, चाहे जितना श्राप मुझे दो, मैं इसको आशीष कहूँगी, मैं इसको आशीष कहूँगी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में कुछ पहले हम अच्छी बात करेंगे, कुछ मोटिवेशन वाली बातें करेंगे और कुछ हम पढ़ाई भी करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कल कि हम लोग प्रगतिवाद के जो कुछ कवि बचे हुए हैं उनको भी आज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि आप लोग तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा मेरा अगर योगदान उसमें रहेगा तो अच्छी बात है। जैसे मैंने किया था, मैं उसको उस तरह से आप लोगों को बता दूँगी। तो सबसे बड़ी बात है कि आज इस वीडियो में अच्छी बात हम लोग क्या करेंगे। तो मैंने बहुत सारे लोगों का कमेंट देखा, तो ये देखा कि आप लोग के मन में ना बहुत सारे निगेटिव थॉट आ रहे हैं और ऐसा होता भी है। आप ही लोगों के साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि इस टाइम में ना जो चीज़ें नहीं भी सोचनी है ना, वो चीज़ें भी दिमाग में आती रहती हैं। क्योंकि हम लोग माइंड को एकदम मतलब एकाग्रचित्त होकर हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या होता है ना कि उस समय दिमाग में जितनी चीज़ें पहले की भी रहती है ना, वो चीज़ भी आती रहती हैं। तो इससे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अपने आपको। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। जैसे अब आप इस टाइम में एक चीज़ जान लीजिए कि आप लोगों को ना एक सच्चाई एक्सेप्ट कर लेनी है। एक सच्चाई आप लोग स्वीकार कर लीजिए। वो सच्चाई क्या है? जैसे मेरा भी था, मैंने भी ऐसा ही किया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक सच्चाई स्वीकार कर लीजिए कि कुछ लोगों की किस्मत बनी बनाई होती है ना, कि उनको सब कुछ मिल जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बना बनाया नहीं मिलता है, उनको बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए नहीं मिलता है। जैसे कि उसमें से मैं हूँ कि मुझे कभी भी कोई भी चीज़ बिना किए नहीं मिलेगा। कोई भी करके मुझे देने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मुझे कोई भी काम करना है, घर का लेकर कह दीजिए, चाहे ऑफिस का, चाहे कोई भी काम कह दीजिए, बैंक से लेके कोई भी काम कह दीजिए, वो मुझे अपने ही अकेले करना है। तो मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट अब कर चुकी हूँ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले क्या था कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती, दूसरे का देखती थी ना कि उसके साथ वो है, उसके साथ वो है, अच्छा उसके हस्बैंड है वो कर देते हैं, उसके भाई हैं कर देते हैं, ये है कर देते हैं। तो मुझे बड़ा लगता था कि नहीं, मैं भी किसी से कराऊंगी, मैं भी किसी से कराऊंगी। लेकिन जब से मैंने इन चीज़ों को छोड़ा है, जब से मैं अपने मतलब इन चीज़ों किसी से उम्मीद लगाना मैंने छोड़ा है, ये सोचा है मैंने कि हाँ मुझे ही करना है, तब से मैं बहुत ही आगे। अब आप खुद देखिए कि हर चीज़ मेरा अच्छा हो रहा है। और जब तक दूसरे के भरोसे रह के, एक तो कष्ट भी होता है, कोई नहीं करता है, अगला करेगा तो आपके ऊपर एहसान भी जताएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी किस्मत में नहीं है वो चीज़, भगवान ने हमें यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए भेजा है। तो ठीक है, हम करेंगे उस चीज़ को, सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया मैंने। ठीक है, आप लोग भी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लीजिए। और ये सारी चीज़ें होती कैसी हैं, बहुत ज़्यादा मैं ज्ञान की बातें आप लोगों को नहीं बताऊँगी क्योंकि वीडियो लंबा वाकई में हो जाता है। तो लेकिन ये देखिए, एक छोटा सा मतलब फैक्ट जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करती हैं और कर्म ही सब कुछ है। इस समय जो आप श्री कृष्ण भगवान का, अर्जुन का जो भी आप जानते हैं ना, वो सब एकदम फैक्ट है। कर्म ही, जो भी आप कर्म करेंगे, जैसा करेंगे वही भोगेंगे। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है किसी घर में, अमीर घर में पैदा हो जाता है। वहीं एक छोटा सा बच्चा ऐसे घर में पैदा होता है जहाँ पे उसके सर पे छत भी नहीं होती है, खाने को भी नहीं होता है। सेम कंडीशन। उस बच्चे की क्या गलती है? उसने कौन सा कर्म किया था? लेकिन ये उसके पूर्व जन्म का कर्म है। वो डिसाइड किया कि उसे कहाँ पैदा होना है। जो बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ है वो कभी कोई कष्ट नहीं जानेगा, सारी चीज़ें उसको बनी बनाई मिलेंगी। लेकिन जो बच्चा गरीब घर में पैदा हो गया है, वो शुरू से ही स्ट्रगल उसको करना है। तो वो बच्चा उसी तरह से देखिए, वो बच्चा बन जाता है। तो मान के चलिए ना कि हम लोगों का ये पूर्व जन्म का कुछ कर्म है जो हम लोग यहाँ पे आज भोग रहे हैं। और लेकिन इस जन्म में जो करना, अभी जो मेरे सामने है, अभी जो हमको करना है, कम से कम इसको तो ना जाने दें, इसको तो अच्छा करके रहे, ताकि आगे मेरा आने वाला जो भविष्य है वो अच्छा हो जाए। तो ये चीज़ें आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। ठीक है, तब आपको कोई दुख नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है ये चीज़ कि आपको बिना किए नहीं मिलेगा,
है ना। ये मत सोचिएगा, मैं भी पहले सोचती थी ना कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, बहुत दयालु हूँ और लोगों की मदद करती हूँ, भगवान मेरे साथ बहुत अच्छा करेंगे, अपने आप कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा चमत्कार होगा, कुछ ना कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको करना पड़ेगा। आप जब तक कर्म नहीं करेंगे आपको कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं प्रश्न थे कुछ लोगों के, बहुत मतलब हर्ट किए। ऐसा नहीं लगता कि दूसरों का तकलीफ देख के ऐसा लगता है कि मैं सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ ना, तो इसलिए कनेक्ट कर पाती हूँ उस चीज़ों से। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उनके हस्बैंड का भी निधन हो गया है या कोई नहीं है सपोर्ट करने में, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे कि वाकई में वो इंसान इस समय किस स्थिति से गुजर रहा होगा। तो लेकिन देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि आप इस धरती पे अकेले हम लोग पैदा हुए हैं, अकेले ही जाना है, और जितना अकेले हम लोग चलना सीख लें उतना ही अच्छा है। और एक चीज़, इसको कमज़ोरी में मत लेके चलिए, इसको अपनी ताकत बनाइए। कहना आसान होता है लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप अपना भविष्य, अपने बच्चे का भविष्य आगे अच्छा देखना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और ये करना ही पड़ेगा आपको। कहते हैं ना कि शेर क्या होता है, शेर अकेला ही चलता है, झुंड में कौन चलता है। अब मैं आगे तो नहीं बताऊंगी, आप ही लोग बताइएगा कि झुंड में कौन चलता है, ठीक है। शेर हमेशा अकेला चलता है, तो अकेले चलने का प्रयास करिए। हाँ, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म था जो हम भोग रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करिए सच्चाई को, और उससे उससे मजबूत बनिए, उससे मजबूत बनिए और करके दिखाइए कुछ कि ताकि आपका भी जैसे एक सिचुएशन से जब आप निकलेंगे ना तो हीरे की तरह चमकते हुए निकलेंगे, और आप दुनिया लोगों की नज़र में ये हो जाएगा कि इतना होने के बावजूद भी उसने ये करके दिखाया। तो यही प्रकृति का, कहते हैं ना कि परीक्षा जो प्रकृति लेती है, यही परीक्षा है कि उस टाइम में आपको, एग्ज़ाम के टाइम में ऐसी ऐसी परिस्थिति आपके सामने ला रही है कि वो देखना चाहती है कि आप कर पाते हैं कि नहीं। और उसी के जीवन में पर ये सब कठिनाइयाँ आती हैं जिसको प्रकृति भी कुछ बनाना चाहती है, कुछ बड़ा बनाना चाहती है, लेकिन वो पहले आपकी परीक्षा लेती है। तो आपको ये सोचिए कि परीक्षा हो रही है, इसमें आपको पास करके इसको निकलना है, ठीक है। इस सिचुएशन से आप मजबूती से निकलिए बाहर। जो हो गया उसको आप वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन आगे आने वाला भविष्य आपके हाथ में है। अब देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि एक कमेंट था कि लोग बताए कि सारी चीज़ें पहले से फिक्स होती हैं और सबका जान पहचान होता है तो उसी का सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरा तो कोई जान पहचान नहीं है तो कैसे मेरा सिलेक्शन होगा ये टीजीटी या किसी एग्ज़ाम में। तो भाई देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। मैं तो इस सब चीज़ पे मैं कह रही थी ना कि मुझे पता भी नहीं था कितनी सीट होती है, कितना क्या है, बस अपने पढ़ाई पे फोकस। और हमसे तो कोई कहता भी था ना, तब भी हम नहीं सुनते थे। ये बताइए, अगर आप नंबर 1 पे हैं, आपका सब कुछ कैसे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये तो जुगाड़ कौन लगाता है, जिसको कुछ करना नहीं रहता है वो जुगाड़ लगाते हैं। आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है ना, तो आप अपनी मेहनत करिए और ये सब चीज़ें पे एकदम विश्वास नहीं करिए। ये मुझे भी सुनाई देता था जब मैं थी ना, तो सुनती थी कि ऐसा हो जाता है, सीटें रहती ही नहीं है, और जो मेहनत करते हैं बच्चे वो पीछे हो जाते हैं। लेकिन मैंने इग्नोर किया, मैं अपनी मेहनत पर मैंने भरोसा किया और मेरा हुआ भी, ठीक है। और देखिए, निगेटिव थॉट कैसे रोके। निगेटिव थॉट जो आ रहे हैं आपके दिमाग में, तो निगेटिव थॉट आएंगे ही आएंगे। मैंने पहले ही बताया कि इस टाइम में जो जो सिचुएशन नहीं था पहले, वो भी सिचुएशन आएगा, सोचेंगे आप। तो निगेटिव थॉट से कैसे बचेंगे आप, आने दीजिए उसको। कभी ना, जैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए, सच्चाई से रूबरू होइए। जैसे कोई सच्चाई है ना हमारे जीवन में, कोई बहुत कटु सच्चाई है जिससे हमें बहुत कष्ट होता है, उस कष्ट से लगाव रखिए, उस कष्ट को फील करिए। ठीक है, हाँ मेरे जीवन में कष्ट है, और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके चेहरे पे वो कभी बाहर किसी के सामने उजागर नहीं होना चाहिए, दूसरों के सामने, कि आपके जीवन में क्या कष्ट है, आपके मन में क्या परेशानी चल रही है। दूसरों के सामने कभी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के सामने भी उजागर मत करिए, किसी से अपनी परेशानी मत कहिए। किससे कहना है, भगवान से कहना है। भगवान के सामने जाइए, रोइए। हाँ, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ मेरे साथ दिक्कत है, तो क्या करें, अब है तो है। मेरे भी साथ दिक्कत थी, आप लोग को पता ही है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो है, लेकिन क्या आपको कभी मेरी बातों से या मुझे देख के आपको लगता है कि क्या ऐसा मैं फील कराती हूँ? क्यों कराऊँ भाई, जो है वो है। अब आगे का भविष्य मुझे बनाना है अपने, और लेकिन अपनी लाइफ को मैं ऐसे जाने भी नहीं दूंगी। एक बार बड़ी मुश्किल से लाइफ मिलती है, तो मैं ऐसे कैसे जाने दूँ। और सारी चीज़ें अपने हाथ में होती हैं। देखिए, दूसरों पर आपका नियंत्रण नहीं है, दूसरों से आप कुछ नहीं करवा सकते, लेकिन अब आपको क्या करना है ये आपके हाथ में है। और मुझसे तो कितना भी आप मेहनत करवा लीजिए, मैं तो यही जानती हूँ, मुझसे आप कितना भी मेहनत करवा लीजिए, मैं एकदम करने को तैयार हूँ। और मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मैं किसी का हेल्प नहीं ली हूँ, और बड़े गर्व के साथ कहती हूँ मैंने किसी का हेल्प नहीं लिया, अपने से मैंने किया। तो ये सारी चीज़ें, यही निगेटिव थॉट, आप उसको एक्सेप्ट करिए, जो भी है एक्सेप्ट करिए उस सिचुएशन को, है तो है, उससे मजबूती से निकलने का प्रयास करिए।
अब देखिए किसी ने कहा कि 10 साल के बाद किताब उठाए हैं तो क्या होगा, तो वही तो बात थी। मैंने भी तो कितने साल के बाद 2011 का मैंने बीएड किया था, उसके बाद मैंने अब जाके ये वैकेंसी भरी थी। तो इतने साल के बाद बीच में बहुत सारी डिस्टर्ब भी हो गई थी लाइफ, लेकिन करने के बाद जब भी आप ठान लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपने कितने साल के बाद किताब उठाए। जब आप ठान लें, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो जब भी आप ठान लेंगे वो आपकी चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। और घर में बहुत शोर शराबा होता है, कुछ लोगों ने कहा घर में बहुत शोर शराबा होता है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो माहौल नहीं मिल पाता है पढ़ने का। तो मैं बता दूं कि मैं क्या करती थी ठंडी के दिनों में, आपको याद होगा 2 साल पहले जब ये हम लोग तैयारी कर रहे थे, बहुत ठंडी कड़ाके की पड़ी थी उस साल। और जब मैं यही रात का टेस्ट में देती थी टॉपिक वाइज वाला, तो नीचे नेटवर्क नहीं पकड़ता था, तो मैं छत पे, मतलब वो जब चलता था ना, वो आप भी जो टेलीग्राम पे जो टेस्ट देते होंगे तो वो आते जाता है ना, वो आते जाता है। तो वो जब नेटवर्क नहीं रहता तो वो रुक जाता है। और मुझे तो जानते हैं कि फर्स्ट रैंक लाना रहता था हर एक टेस्ट में शाम वाले। तो मैं क्या करती थी, नंगे पैर ही भाग के ऊपर छत पे आती थी, और छत पे उसी सीट में छत पे नेटवर्क के लिए बैठ के रात में कुड़कुड़ाते हुए यहीं पर टेस्ट में देती थी। और मोबाइल से अगर सर का वीडियो मैं देखती थी, ये नहीं चलता था नीचे, तो मैं छत पे आके देखती थी। कोई मतलब नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है, इससे कोई मतलब नहीं। शराब आप अगर चाहेंगे ना तो रास्ता कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। आप अगर चाह लेंगे तो मतलब कह तो रहा है कि हर एक जगह से। मेरे घर में कोई स्टडी रूम नहीं है, मैं जहाँ पढ़ती थी वो ड्राइंग रूम है, वहाँ पे सभी लोग आते हैं बैठते हैं, वहीं मैं सोती हूँ, वहीं मेरा पढ़ना सब होता था। और मैं बताऊँ आपको कि मुझे इतनी खुशी होती है कुछ चीज़ों को देख के आज भी कि मैंने कितना मेहनत किया था। वो जो अच्छा वाला जो मतलब बेड पे जो गद्दा बिछाते हैं, अच्छा वाला जो गद्दा है स्लीप वेल का अच्छा वाला जो होता है, वो वाला मोटा मतलब वो गद्दा है, उस पर मैं एक ही जगह बैठ के पढ़ती थी, क्योंकि वो नहीं था, स्टडी रूम नहीं है। बैठते बैठते उस गड्ढे में उसमें गड्ढा समझिए, वो मतलब गद्दा ख़राब हो गया एक जगह बैठते बैठते। मतलब उस पर इतना मैं एक ही जगह पर बैठ के मैं पढ़ाई करती थी। दीवार खूब अच्छी मतलब पेंटिंग हुई थी, लेकिन मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम है। एक बार मैं गिरी थी तो मेरे बैकबोन में प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं सीधे जब बैठती हूँ तो पीछे मैं तकिया लगा के बैठती हूँ, क्योंकि सीधे बहुत देर तक मैं नहीं बैठ पाती हूँ पीछे बैठ के। तो वहाँ पे बैठते बैठते वो दीवार पूरी काली हो गई है। तो मैं वो जो 2 चीज़ों को देखती हूँ ना, वो गद्दा देखती हूँ, वो चीज़ देखती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने कितना मेहनत किया, हार्ड वर्क किया था, और उसका परिणाम आपके सामने है। तो चीज़ अगर आप चाहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपकी प्रायोरिटी क्या है कि आपने एक दिन में कितना कवर किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कहते हैं ना कि ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है कुछ लोग, मतलब ऊंचाइयों पे मुझे देख के हैरान है कुछ लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि किस्मत थी उनकी, कुछ लोग अभी कहते हैं ना कि अरे तो उनकी किस्मत थी, उनको मिल गया नौकरी। लेकिन भाई वो तो हम ही जान सकते हैं ना कि किस्मत थी कि क्या थी। मेरे मम्मी बहुत परेशान रहती थी मेरे लिए कि क्या करे क्या ना करे, इनसे दिखाना मेरी कुंडली, उनसे दिखाना ये वो, दुनिया लोग तरह तरह के ग्रह हैं नक्षत्र हैं मेरे हाथ में। कुछ लोगों ने कहा मेरे हाथ में किस्मत, मेरे हाथ में देखिए कोई किस्मत की रेखा नहीं है। कहते हैं ना कि किस्मत भाग्य रेखा यहाँ से होती है, कोई भाग्य रेखा नहीं है। तो मेरी मम्मी परेशान रहती थी कि हाँ इसके तो वाकई में मैं तो ऑलरेडी भाग्य मेरा ख़राब हो ही चुका था एक तरह से देखा जाए तो, पर्सनल लाइफ जो थी। लेकिन कुछ नहीं है, भाग्य नहीं है, अरे इसका कुछ नहीं, ये कराइए वो कराइए, कुछ नहीं है। लेकिन अब आप देखिए खुद में आपके सामने है ना, कोई भाग्य रेखा मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन क्या मेरी नौकरी नहीं है ना। और बहुत सुकून से हम ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं, और आगे भी बहुत अच्छा होगा। आगे भी कुछ भी अब मेरी लाइफ में कुछ ख़राब नहीं होगा। अभी से हम ये सोच के चलते हैं कि लाइफ में कभी कुछ ख़राब नहीं होगा, तो आप भी ये सोच के चलिए कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। ये सारी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम कोई बाधाएं नहीं है, ये सब आपके सोच पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग प्रगतिवाद के जो कवि हैं, जो जिसको हम लोगों ने छोड़ा था, वहाँ से हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, और आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके जो आगे आने वाले कमेंट होंगे उसको भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग शिव मंगल सिंह सुमन से पढ़ेंगे, तो इनका पहले जन्म मृत्यु देख लेते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन, पहले तो आप नाम इमेजिन कर लीजिए, शिव मंगल सिंह सुमन, शिव जी से ले लीजिए, है ना, शंकर भगवान से इमेजिन करिए। तो 1915 से 202, ये याद कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग पर बैठा लीजिए, 1915 से 202। और झगरपुर उन्नाव, जन्म स्थान झगरपुर। अब ये कैसे याद करेंगे झगरपुर। अब देखिए शिव जी क्या है, झगर मगर पहने रहते हैं ना कपड़े, झगर मगर पहने रहते हैं, अरे उसमें पता नहीं क्या क्या वो पहने रहते हैं, सांप रहता है और भी खोपड़ी रहती है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या रहता है उनके में, है सिंह के खाल रहते हैं, झगर मगर एक तरह से। तो झगरपुर है ना, शिव मंगल सिंह से झगरपुर जन्म स्थान हो गया। मूल नाम शिव मंगल सिंह जान ही रहे, उपनाम इनका सुमन है, ये भी आप जान रहे हैं। प्रथम संघ
संग्रह हिल्लोल। हिल्लोल, हिल्लोल कैसे याद करेंगे कि शिव का मंगल, शिव मंगल जो होता है, मतलब शिव मंगल गीत जो होते हैं शिव के, वो सभी लोग क्या करते हैं, हिल हिल के गाते हैं, है ना। सभी लोग झूम झूम के नहीं गाते हैं, कोई भी कीर्तन होता है, भजन होता है, तो शिव मंगल के जो गीत होते हैं वो कैसे हम लोग गाते हैं, हिल्लोल, मतलब हिल हिल के। तो प्रथम संग्रह इनका हिल्लोल हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद करेंगे। अब देखिए इनकी रचनाओं को, शिव मंगल सिंह की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित है। तो पहला हिल्लोल आ गया। अब देखिए शिव मंगल सिंह सुमन, इमेजिन कर लीजिए कि शिव जी की बात हो रही है, तो शिव मंगल मतलब शिव का मंगल जो गीत है उसको हिल हिल के जब हम जीवन के गान गाते हैं, ठीक है। शिव मंगल जो है मतलब जो गीत है वो उसको हिल हिल के, हिल्लोल, जीवन के गान जब हम गाते हैं तो हमें युग का मोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, युग का मोल। शिव का मंगल जब हम हिल हिल के गाते हैं तो जीवन के गान प्राप्त, शिव का मंगल जब हम हिल हिल के गाते हैं जीवन के गान, तो हमें युग का मोल प्राप्त होता है। और क्या होता है, प्रलय सृजन हो जाता है, मतलब प्रलय भी सृजन में बदल जाता है, प्रलय सृजन हो जाता है। अब क्या है, अब इतना होने के बाद मैं अपने को ले लीजिए कि मैं, विश्वास बदलता ही गया, मतलब इतना सब कुछ देखने के बाद मेरा तो विश्वास बदलता ही गया। क्यों, क्योंकि विंध्य हिमालय से क्या हुआ था, मिट्टी की बारात लेके आए थे। अब विंध्य हिमालय, इमेजिन करिए कि जब शंकर भगवान क्या हुआ था, सती को जब वो हुए थे, जल रही थी सती, तो पूरे पर्वत पर नहीं लेके भागे थे, हिमालय विंध्याचल पे भी लेके भागे थे। तो विंध्य हिमालय, विंध्य हिमालय, और वहाँ पे अब इनकी बारात जानते हैं आप लोग कैसे थी बारात, सभी मतलब भूत प्रेत सब थे, मिट्टी की बारात ये लेके आए थे, बुरा और मतलब भभूत लगाए हुए मिट्टी की बारात ये लेके आए थे, ठीक है। कौन, शिव मंगल सिंह सुमन, शिव जी की बात हो रही है। अब फिर भगवान के सामने क्या होता है, ये सब देखने के बाद वाणी की व्यथा, है ना, वाणी की व्यथा तो कुछ कही नहीं जाती है भगवान के सामने, वाणी की व्यथा कुछ कही नहीं गई, पर आंखें नहीं भरी, पर आंखें भी हमारी नहीं भरी। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, इसको ऐसे बोल देंगे हम, क्योंकि हम पक्षी हैं उन्मुक्त गगन के, ठीक है। तो थोड़ा सा कल्पना को लेके साथ में इमेजिन करके हम इस तरह से पूरी रचना को याद कर सकते हैं। शिव मंगल सिंह, शिव का मंगल जो होता है, जब हम हिल हिल के जीवन के गान गाते हैं तो युग का मोल हमें प्राप्त हो जाता है, और क्या होता है, प्रलय सृजन में बदल जाता है। ये सब देख के मेरा तो विश्वास बदलता ही गया, क्योंकि विंध्य हिमालय पे क्या लेके आए थे शिव जी, मिट्टी की बारात लेके आए थे। अब वाणी की व्यथा क्या कहे, पर आंखें नहीं भरी, क्योंकि हम पक्षी हैं उन्मुक्त गगन के, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए शिव मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी हैं। अब 3 है, तो गुनिया का यौवन, कलकत्ते का आकाश, चल रही कुदाल, पहले इसे पढ़ लीजिए। अब गुनिया का यौवन, एक लड़की को इमेजिन करिए, कोई गुनिया नाम की कोई लड़की है, ठीक है। तो गुनिया का यौवन जो है वो देखिए, अब कलकत्ते का जब अकाल पड़ा था तो गुनिया का यौवन बेचारी, मतलब एक लड़की थी गुनिया, उसका यौवन भी मतलब उसी में बेकार हो गया, क्योंकि कलकत्ते में अकाल पड़ गया था और उसको कुदाल चलानी पड़ी, चल रही कुदाली, ठीक है, तो उसको कुदाल चलानी पड़ी। तो गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वासुदेव सिंह त्रिलोचन को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आया भी था प्रश्न हम लोग के टाइम में। तो इसको देख लीजिए कि इनका पहले देखेंगे जन्म 1917 से 2007, 1917 दोनों में 7-7 है, ये भी थोड़ा दिमाग में बैठाइए। इस तरह डिजिट मतलब कोई भी आप अक्षर पकड़ के, शब्द पकड़ के आप अपना काम बना सकते हैं। तो 1917 2007 ऐसे दिमाग में 7-7 बैठा लीजिए, 7-7 आया दोनों में, ठीक है। चिरानी पट्टी सुल्तानपुर, चिरानी पट्टी सुल्तानपुर, मूल नाम वासुदेव सिंह है, त्रिलोचन क्या है, उपनाम है इनका, और धरती प्रथम संग्रह है। तो चिरानी पट्टी वासुदेव, अब वासुदेव को कैसे आप लेंगे, वासुदेव को आप ले लीजिए उससे, नाग से, है ना, नाग से वासुदेव ले लीजिए, नाग से मतलब जो है उनसे ले लीजिए। तो जैसे चिरानी, ये चिरानी पट्टी में ये सब रहते हैं, जैसे ना चिरानी नाग जो होते हैं ना, विशाल जो जिस पे वो सोते हैं भगवान जी, तो वो उस पर शेष नाग समझिए, वासुदेव को शेष नाग के रूप में ले लीजिए। तो चिरानी पट्टी में ये लोग रहते हैं। अब वासुदेव को देखिए, अब और शेष नाग यानी क्या किया था, वासुदेव ने क्या किया, धरती को अपने सिर पर उठाया था ना एक बार, तो धरती प्रथम संग्रह क्या हो गया, धरती हो गया इनका, ठीक है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है, ये याद कर लीजिएगा, मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। अब इनकी रचनाओं को देखेंगे तो पहला रचना तो ऐसे ऑलरेडी देखिए उसे याद हो गया कि वासुदेव जब सोचेंगे वासुदेव भगवान से, तो शेषनाग का हम तुरंत इमेजिन करेंगे, और शेषनाग ने धरती को अपने सिर पे उठाया था। तो पहला तो रचना इनका धरती है, याद कर लीजिए। अब देखिए जब धरती याद हो जाएगा तो अब धरती से हम आगे का अपना लिंक बनाएंगे कि धरती पे क्या है, गुलाब और बुलबुल है, धरती पे गुलाब और बुलबुल दोनों हैं, और दिगंत में ताप के ताए हुए दिन के शब्द हैं, तीनों याद हो गया, ऐसा 5, ठीक है ना। धरती पे गुलाब और बुलबुल है, और दिगंत में ताप के ताए हुए दिन के शब्द हैं, ठीक है। अब इस तरह आइए, फिर ये कहते हैं, कौन कहता है, त्रिलोचन जी कहते हैं कि मैं उस जनपद का कवि हूँ मैं, ठीक है, उस जनपद का कवि हूँ मैं, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ,
यही देखिए आया था हम लोग का, ये मुझे भूल गया था। उस जनपद का कवि हूँ मैं, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहानी भी कुछ कहनी है। ठीक है, तो ये त्रिलोचन जी कहते हैं कि धरती पे क्या है, गुलाब और बुलबुल है, दिगंत में ताप के ताए हुए दिन है, ताप के ताए हुए दिन के शब्द हैं, और मैं उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, क्या फूल नाम है एक, अनकहानी भी कुछ कहनी है। ठीक है, इस तरह से। अब अमोला त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति है। अब देखिए अ से अमोला और अ से अवधि, तो अमोला जो है अवधि भाषा में है। ठीक है, अवधि काव्य कृति है, तो याद करिएगा त्रिलोचन जी का अमोला और अवधि। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 27 बरवे संग्रहित हैं। याद करिएगा बरवे, है ना, तो 2700 बरवे संग्रहित हैं इसमें। बरवे याद कर, 2700 बरवे से कई बार याद करिएगा। और देख ही रहे हैं कि मैंने अंडरलाइन किया है मुख्य मुख्य चीज़ों को। तो इस तरह से आप हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है। सोनेट त्रिलोचन शास्त्री, सोनेट त्रिलोचन शास्त्री ऐसे करके, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। रांगे राघव को देख लेते हैं। रांगे राघव 1923 से 1963, अब इसमें 2363 ऐसे करके, 2363 तक 3 3 आ रहा है, ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग में बैठाएंगे चीज़ों को। का मूल नाम त्रयंबक वीर राघवाचार्य है। अब रांगे राघव ने 3 आख्यानक काव्य लिखे हैं जो निम्न है। तो रांगे राघव ने 3 आख्यानक काव्य लिखे जो निम्न है। अब अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली। अब जहाँ पांचाली आ जाती है हम कहाँ पहुँच जाएंगे, तो द्रौपदी पर पहुँच जाएंगे। पांचाली द्रौपदी को बोलते हैं ना। अब पांचाली से इमेजिन करिए, अजय खंडहर में थे कि नहीं थे वो लोग, जब भागे हुए थे वहाँ पे रुके हुए थे, तो अजय खंडहर में थे, और सभी लोग मेधावी लोग थे ना उनके साथ, 5 लोग, तो पांचाली। इस तरह से अजय खंडहर में थे, मेधावी लोग के साथ कौन, पांचाली रहती थी। ठीक है ना। अब देखिए अजय खंडहर में 3 शीर्षकों, झंकार, ललकार और हुंकार। तो अब देखिए अजय खंडहर में 3, भाई जब मेधावी लोग रहेंगे अजय खंडहर में, तो जाहिर सी बात है झंकार होगी, ललकार होगी, हुंकार होगी। तो ये इतना याद हो गया। झंकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अजय खंडहर में 3 शीर्षकों, झंकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। रांगे राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं। मुक्तक काव्य का मतलब इमेजिन करिए कि मुक्त हो जाते हैं जो, जिससे हमें कोई मुक्ति मिल जाए। 2 कितने मुक्तक काव्य हैं, 2। पहला है पिघलते पत्थर और दूसरा है राह के दीपक। अब पिघलते पत्थर 1946 में है, तो 46 याद कैसे करेंगे भाई, 47 में हमारा देश मुक्त हो गया था अंग्रेजों से, है ना, तो इसके 1 साल पहले ही पिघलते पत्थर मुक्त हो गया था, ऐसे याद कर सकते हैं। तो देखिए पिघलते पत्थर, अब जब कोई चीज़ पिघलती है तो मुक्त हो जाती है ना, जैसे मान लीजिए आइसक्रीम पिघलती है ना, और एक मोमबत्ती है, कैंडल है, वो पिघलती है तो मुक्त हो जाती है, इमेजिन करिए, है ना। तो पिघलते पत्थर मतलब है मुक्तक काव्य। राह के दीपक, वही दीपक भी जब जल जाता है तो अंत में बुझ जाता है, मुक्त हो जाता है वो, तो वही चीज़ है कि राह के दीपक और पिघलते पत्थर। तो इस तरह से देखिए जितने प्रगतिवादी इंपॉर्टेंट कवि हैं वो हम लोग पढ़े। अब इनका जो इन लोगों की पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसमें किताब में दिया हुआ है, आप लोग खूब रिवीजन करिएगा अच्छे से गाकर, बहुत अच्छी लगती भी है पढ़ने में भी, और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट देखिए आधुनिक काल सारा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है आधुनिक काल से। ठीक है, और बाकी चीज़ों में क्वेश्चन थोड़े कम भी आते हैं, है ना, लेकिन आधुनिक काल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं, व्याकरण से, आधुनिक काल से। तो इन सब चीज़ों पर विशेष फोकस करिए। और हाँ, रीत ऐसा नहीं है कि छोड़ना है, उस सबसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपके आधुनिक युग से बनते हैं। तो चलिए, और बार बार आप लोग टेलीग्राम के जो लिंक की बात करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आज फिर लिंक इसका शेयर कर दूँगी, इसी डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा आप लोग, जहाँ पे वो पेड का कोर्स होता है, जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं और वैसे भी टेस्ट होता है उसमें, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। फिर वहाँ पे जो नंबर उनसे बात करिएगा, क्योंकि मेरा वहाँ पे अब कोई लेना देना संपर्क नहीं है वहाँ पे। मैं पहले करती थी, अब मैं वहाँ पर नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।